हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो हम इंटॉक्सिकेटेड लव में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, विंग वांगजी के सर पे फ्लावर पॉट मार करके वहाँ से भाग आया हुआ था, दो सर्वेंट को उल्लू बनाते हुए। और अभी वो टैक्सी में बैठा हुआ था और रो रहा होता है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया था। जब वो वहां आता है तो ड्राइवर उसे कहता है, सर हम आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, तो क्या आप गाड़ी से उतरेंगे। विंग धड़फड़ाते हुए उठता है और वो जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे करके गाड़ी से निकल कर जैंग हाउस की तरफ जाने ही वाला होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वांगजी के बहुत सारे कारें आके खड़ी हुई थी। जैसे ही विंग ने वो नज़ारा देखा, वो मंजर देखा, वो उसकी रूह कांप गई थी और वो वापस से उस टैक्सी में बैठते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलो, चलो चलो चलो, मैंने कहा ना चलो चलो चलो। विंग को इस तरह से पैनिक होता हुआ देख करके वो ड्राइवर कहता है, सर कहाँ जाना है हमें, ये तो बताइए। वो ड्राइवर कहता है, कहीं भी चलो, कहीं भी ले चलो, पर मुझे इसके हाथ नहीं आना, प्लीज़ चलो, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ चलो चलो यहाँ से चलो। इतना बोल करके और वो वो टैक्सी ड्राइवर विंग को लेकर के वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि उस कार में बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और वो शांत भी नहीं हो रहा था। वहाँ से निकलने के लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे जा कर के वो टैक्सी ड्राइवर उस टैक्सी को रोकता है। फिर वो विंग वाले सेक्शन में अंदर जा करके उसे पानी देता है और उसे ऐसे बैक से स्लाइड करते हुए कहता है, क्या हुआ है बेटा तुम्हें, हाँ तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो, बताओ मुझे। विंग उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है, अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे कहीं छुपा लीजिए, मुझे मुझे उस बीस्ट के पास नहीं जाना, प्लीज़ अंकल प्लीज़ 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 मुझे उसके पास नहीं जाना, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, मुझे मुझे नहीं जाना उसके पास, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोल करके वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं, बेटा क्या वो तुम्हारा कोई लगता है, तो वो झूठ बोल देता है, नहीं वो मेरा कोई नहीं लगता, और वो बस 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 मेरा फ़ायदा उठाना चाहता और कुछ भी नहीं। इतना बोल करके वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे सच नहीं बताना था ना कि उसने शादी करी है उस अंकल जी से, वो जो कि डेविल है, और वो अपने डेविल बेस्ट के बारे में बताना भी नहीं चाहता था, जहाँ पे वो सबको ऐसे डेंजरस वाला लुक देता है जिसने मगरमच्छ पाल के रखा हो, भाई किसको भी डर ना लगे, इसीलिए वो ऐसे कर रहा होता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, ठीक है। इतना बोल करके वो टैक्सी ड्राइवर विंग को अपने घर ले आता है। टैक्सी ड्राइवर को कोई बच्चा नहीं था, वो और उसकी पत्नी ही वहाँ रहा करते थे। वो जब उसे घर ले करके आता है तो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। वो घर आने के बाद अपनी वाइफ से कहता है, इसे अंदर लेके चलो। उसकी वाइफ कहती है, जी आप किसको उठा के लाए आए हैं, ये देखने में तो किसी बड़े घर का लगता है, और हमारे यहाँ रहा तो कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोगों का क्या होगा। हाँ, तो वो टैक्सी ड्राइवर अपनी वाइफ सेमी से कहता है, सेमी देखो हमारे पास वैसे भी कोई बच्चा नहीं है और ये बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए प्लीज़ इसकी हेल्प करनी होगी हमें। ये अपने परिवार वालों से छुप रहा है, ये अपने घर भी नहीं जा पा रहा है, और हम इसके हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, इतना बोल करके वो विंग को अंदर लाता है। सिमी सेमी से कहती है, स्वामी देखो अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो फिर हम लोगों का क्या होगा। हाँ, ये बच्चा कहाँ से आया है, क्या हुआ है इसके साथ, इसे कुछ भी नहीं पता, और हम क्या कर सकते हैं बताओ हमें। तो स्वामी कहता है, देखो जब जो होना होगा ना तब हो जाएगा, अभी फ़िलहाल से हमें इस बच्चे को रोकना है, हेल्प करनी है इसकी, ठीक है ना। और इतना बोल करके वो चुप हो जाते हैं। सिमी और सामी दोनों जान को हॉट सूप बना के देते हैं। जान उस सूप को पी रहा होता है और अपने आसपास ना ऐसे देख रहा था जैसे वो सच में डर गया हुआ था। अचानक से शादी हुआ, सो के उठा, उसके ऊपर वांगजी इस तरह से हैरस कर रहा था। किस तक तो ठीक था, उसे इरिटेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था फ़िलहाल से, इसी वजह से वो इस तरह से एक्ट कर रहा था। उसके बाद वो सो जाता है। सोने के कारण वो उसकी नींद सीधे अगले दिन सुबह दोपहर के टाइम में खुलती है। उस समय साओमी वापस से अपने काम पर चला गया हुआ था और सिमी उस वक्त उस घर में थी। विंग जब सोकर उठता है तो उसे ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, सर हैवी हैवी लग रहा था। फिर भी वो उठ के बैठ जाता है, अपने आप को नॉर्मल करता है, फ्रेश होकर के जैसे ही बाहर आता है तहाँ देखता है कि सिमी ना आई मीन कि उसकी वाइफ टैक्सी ड्राइवर की, वो बाहर ना लकड़ियाँ काट रही थी। तो विंग उसके पास आते हुए कहता, आंटी आपका शुक्रिया, पर मैं
तो सेमी अपने कमर पे हाथ लेते हुए कहते हैं, देखो बच्चे, तुम्हें मेरे पति ने घर लेके आया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनते हो तुम। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते और तुम्हें अच्छा फील नहीं होता, तुम यहाँ से नहीं जाना, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो चुपचाप से उसके पकड़ के लाती है और एक तख्ते वाले टेबल के ऊपर बैठाते हुए कहती है, हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। फिर वो भंडार घर कि किचन में जा कर के, और वो मिट्टी का चूल्हे पे खाना बनाती थी वो लोग, तो जो कुछ भी उसने बनाया हुआ था और नूडल्स मिक्स किया हुआ था वो सब ला करके विंग को देती है। विंग जब वो खाना खाता है तो उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी कि किस तरह से मॉम उसके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे डिश बनाता था, और विंग हर डिश में टैंटम थ्रो करता था, मॉम इसमें नमक कम है, मॉम इसमें स्पाइसेस कम है, मॉम ये अच्छा नहीं बना है, मॉम ये इतना ज़्यादा स्वीट और सोबर क्यों है, मॉम मॉम मॉम। और अभी विंग वही सभी चीज़ों को याद कर रहा होता है और उस खाने को वो खा रहा होता है और रोना स्टार्ट कर देता है। जब सिमी देखती है कि वो रो रहा है तो कहता है, क्या हुआ है बाबा, क्या तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है, तुम्हें फ़ोन करना है। विंग कहता है, नहीं मुझे कोई फ़ोन नहीं करना, मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोल करके और वो ऐसे ही विंग का ख्याल रखती है। 3-4 दिन में विंग थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और वो कहता है सिमी और साइमन से, थैंक यू अंकल आंटी, आपने मेरा ख्याल रखा और बुरे वक्त में मेरी मदद की। आजकल के ज़माने में भी लोग अच्छे होते हैं, आप लोगों ने ये साबित किया है। फिर विंग अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाल कर उन लोगों को दे रहा होता है तो सामी कहता है, नहीं बेटा, तुमने मेरे घर आकर के एक माता पिता हो कैसे होते हैं वो सुख का हमें आनंद दिया है। पैसे नहीं चाहिए मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फिर भी विंग जो था वो थोड़े बहुत पैसे सिमी को दे देता और कहता, माँ मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, बट फिर भी जितने दिन चलेंगे आप इसे मेरी याद समझ के रख लीजिए प्लीज़। इतना बोलना था और वो गले लगाता है सिमी को भी। सामी उसे लेकर के वापस से शहर आ गया हुआ था और उसे एक अपार्टमेंट के सामने रोकते हुए कहता है, यहाँ पे मैंने बात की है, तुम्हारे कम खर्च में ये अपार्टमेंट तुम्हारे लिए सही होगा, तुम यहाँ रह सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम किससे छुपते फिर रहे हो, लेकिन तब तक तुम्हें जिससे भी छुप रहे हो यहाँ पे रहो, यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं जानता हूँ, मैंने जहाँ से तुम्हें उठाया था वो रिस्ट्रिक्टेड और रहीसी इलाका था, तो मैं समझ गया था, इसीलिए वो लोग ऐसी जगहों पे नहीं आते और वो एक स्लम टाइप का एरिया था। विंग शुक्रिया बोलता है सामी को और कहता है, थैंक यू अंकल, आपने मेरी हेल्प की। तो सामी कहता है, नहीं मैं भी यहीं पे रहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये अपार्टमेंट दिया है, बगल वाला अपार्टमेंट मेरा है, मैं पूरे दिन बाहर रहूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो मुझे बता देंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके वो विंग के माथे पे किस करते हुए कहता है, अब अंदर जाओ और आराम करो, थक गए होगे ना। उतना बोल करके उसे उस अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। विंग अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। आने के बाद वो उस रूम को देखता है, उस रूम में कुछ भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और नीचे बेड करने के लिए 2 गद्दा रखा हुआ था, एक बेडशीट था, एक कंबल था, एक तकिया था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। विंग कहता है, क्या लाइफ है मेरी, मैं अपने परिवार वालों के पास नहीं जा सकता और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पता नहीं क्या ही किया होगा उन लोगों ने मेरे फैमिली के साथ में। इतना ख्याल आते ही विंग सबसे पहले गेम पार्लर आता है। गेम पार्लर आने के बाद वो वहाँ पे न्यूज़ चलाता है टीवी वाला, क्योंकि गेम पार्लर में वीडियो गेम खेलने के लिए तो लैपटॉप और टीवी तो रहते ही हैं, साथ में वहाँ पे टीवी भी रहती है ना, तो वो न्यूज़ लगाता है और देखना शुरू करता है कि क्या क्या हुआ है। पर विंग को ना उसमें ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही थी कि क्या हुआ है, इसीलिए वो सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाएगा। फिर अपने फ़ोन नंबर में से एक नंबर निकालता है और वैनकिंग को कॉल करता है। रैंकिंग अननोन नंबर देखती है तो पहले नंबर नहीं उठाती है, फिर 3-4 बार जब विंग कॉल करता है तो वो नंबर उठाते हुए कहती है, हेलो कौन। विंग कहता है, रैंकिंग मैं हूँ विंग, क्या सब ठीक है, क्या मेरे घर वालों को उसने कुछ किया है, क्या हुआ है, मुझे कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही है। रैंकिंग कहती है, क्या बोल रहे हो तुम, हाँ ये रॉन्ग नंबर है और तुम यहाँ से आज के बाद फ़ोन मत करना। और क्या कहा तुमने, तुम्हारे घर वाले, हाँ तुम्हारे घर वालों की ऐसे की तैसी, रखो फ़ोन। और इतना बोलकर वो काटने ही वाली होती है तो विंग कहता है, प्लीज़ 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 वैनकिंग बताओ ना, मुझे बताओ ना। तो वैनकिंग कहती, ओह गॉड सेक, मैंने कहा है ना, मैंने कुरियर कर दिया है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, सही से डिलीवर हो चुका है और तुम अब रखो, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, और सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, समझ गए ना तुम। विंग कहता, सारे प्रोडक्ट
क्या मतलब? वेन्यू दोबारा से कहती है, मैंने कहा ना बाबा सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, जो कुछ भी तुमने मुझे भेजा है वो सभी चीज़ें अच्छे हैं, अब रखो और दोबारा से मुझे कॉल मत करके परेशान करना, मैं एफिलेटिंग कर दूंगी तुम्हें बाद में, समझे ना? इतना बोल करके और वेंकिंग फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद अपने मन में कहती है, आई होप विंग कि तुम इस कोडिंग वर्ड को समझ जाओ, हम सब के फ़ोन ट्रैप किए जा रहे हैं और मैं तुम्हें और ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी माय डियर बेस्ट फ्रेंड। इतना बोल करके वेनिंग रोना स्टार्ट कर देती है वेनकी। विंग पहले तो उन सभी बातों को प्रोसेस करता है, फिर याद करता है सारे प्रोडक्ट, मतलब कि फैमिली वाले और दोस्त सभी अच्छे हैं, मतलब कि वो सब ठीक ठाक है, सभी इस तरह से विंग ना सारी चीज़ को कोडिंग कर लेता है। उसके बाद कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और वो ऐसे करते हुए रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अपने लिए वो एक बन खरीदता है और बन खाते हुए वापस से उस अपार्टमेंट में आके बैठा हुआ था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, कहाँ जाए, और उसके पैसे धीरे धीरे के ख़त्म हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि विंग के पास पैसे नहीं थे, विंग के पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास 2-2 ब्लैक कार्ड गोल्ड कार्ड था, बट वो कार्ड यूज़ नहीं कर सकता था ना, बिकॉज अगर वो यूज़ करता तो वो पकड़ा जाता। जितने भी कैश थे वो सारे ख़त्म हो रहे थे, इसलिए वो कहता मुझे कोई काम करना होगा, कोई भी काम, हाँ मुझे काम करना ही होगा। मैं क्या करूँ? मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था आगे, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ऐसे कंफ्यूज हो रहा था। फिर वो कहता हाँ मैं कहीं पे जॉब कर लेता हूँ, इतना बोल करके और वो बाहर आता है। और वो जिस एरिया में रहता था ना, स्लम एरिया के बाहर ही एक छोटा सा मार्केट था, तो वहाँ पे जाकर के ना वो हर कॉफ़ी शॉप के बाहर जा कर के जब देखता था जहाँ जहाँ जॉब के लिए ये अप्लाइंस था, तो उनके ऑनर से जाके बात करता था। ऐसे करते हुए ना 13-14 दुकान धक्का खाने के बावजूद भी विंग को जॉब नहीं मिला। उसकी पर्सनालिटी को देखकर किसी को लगता ही नहीं था कि वो जॉब कर सकता है। एक था ऐसे ही नॉर्मल दुकान था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर हाँ उसके यहाँ कस्टमर बहुत आते थे उसके सोजू के वजह से। विंग वहाँ जाता है और उसे कहता है मैम क्या मुझे जॉब मिल सकती है? वो जो औरत थी वो थोड़ा अकड़ू किस्म की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी महिला थी, थोड़ी टेढ़ी। अब अगर एक लेडीज़ अगर शॉप चला रही तो थोड़ा टेढ़ा तो बनना पड़ता ही है ना, टेढ़े है तो, बट मेरे वाले रूल्स होते हैं ना वैसे। तो वो तो पहले विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है एंड देन कहती ए बच्चे तुमने कौन सा कांड करके घर से भागा है? हाँ, विंग सकपका गया था और बोलता मैंने कोई कांड नहीं किया है, प्लीज़ मुझे आप ऐसे मत घूरो। तो वो लेडी कहती है तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम पक्का कोई कांड करके भागे हो, कहीं मेरे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना तुम्हें रख करके? हाँ खैर छोड़ो भी, जब वो जो होगा देखा जाएगा, आओ तुम्हें रखती हूँ। इतना बोल करके वो विंग को कैसे ट्रे उठाना है, कैसे साफ़ करना है, कैसे क्या कर, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये मुंह में चांदी का चम्मच लिया हुआ पैदा हुआ बच्चा है, इसे कुछ नहीं आता। 2-3 दिन तो विंग को ऐसे ही काम सीखने में लग गए थे और ऐसे करते करते विंग जो कि हर चीज़ लर्निंग स्किल इतनी फास्ट थी कि वो सीख जाता था। तो वो सीखना शुरू कर देता है किस तरह से प्लेट उठाना है, किस तरह से ऑर्डर पिक करना है, किस तरह से उसे देना है, किस तरह से ऐसे सारे चीज़ को वो सीखते जा रहा होता है। तो विंग ना अब वहाँ पे काम करने लगा था, मतलब 9 to 5 जॉब तो नहीं बोल सकते हो, 9 to 8 जॉब बोल ही सकते हैं। 9 to 8 जॉब हमारा विंग कर रहा था और ऐसे करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए थे। विंग को अपने घर वालों को याद आती थी तो वो वैंकिंग को कभी कभी कॉल करता था और वैंकिंग इसी तरह से डिकोड करके, मतलब कोडिंग वाले वर्ड बोलता था और बाद में विंग उसको डिकोड कर लेता था। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर आई भी नहीं थी। और जो कि लहान वांगजी खुद एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता था, जांगचेंग भी, तो विंग को पता था कि अगर कोई खबर होती भी है तो वो न्यूज़ या टीवी में नहीं आ सकती है। उन लोग के फैमिली बैकग्राउंड ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो दब जाएंगे। जब से वो घर से भागा था विंग ने फ़ोन को 3-4 बार ही ओपन किया था, वो भी ओनली फॉर टेलीफोन बूथ के पास ही, जिस वजह से जांगचेंग को और वांगजी दोनों को उस टेलीबूथ फ़ोन का ना लोकेशन ट्रेस हो गया था। और वो मार्केट से थोड़ा अलग था क्योंकि विंग को पता था कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो कभी ना कभी तो पता चलेगा ही चलेगा। वो ओपन होता था और फिर बंद हो जाता था क्योंकि उसमें से ओनली फॉर विंग नंबर निकालता था एंड देन फिर बंद कर लेता था। तो 1 से 2 मिनट का ही लोकेशन हो जाता था, 1 मिनट के बाद भी तो लोकेशन ट्रेस हो जाते थे, जिस कारण से उन लोगों को मिल गया था। वहाँ पे पहले तो वांगजी के सारे लोग आकर के पूरा खाक छान मारते हैं। वहाँ पे विंग का कोई नामो निशान नहीं मिलता, कैसे मिले भाई, कहाँ मार्केट, कहाँ स्लम एरिया और कहाँ वो टेलीफोन बूथ, बिल्कुल अपोजिट था सब वो, जिस कारण से वहाँ पे विंग का नामो निशान तो नहीं मिलता। वांगजी अपनी कार, ब्लैक कार जगुआर में बैठा हुआ था और वो ऐसे ना सिगरेट धूक रहा होता है। उसके पास आते ही कहता है सर हमें ना वो नहीं मिला। और क्या ही बोले हम। किन्हान की बात सुनकर के वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो हाथ मारते हुए सीट पर कहता है नहीं है
जोयांग मैं नहीं जानता कैसे, हाउ इज पॉसिबल, बट मुझे विंग चाहिए, मेरा टर्टल मुझे चाहिए, दैट्स इट। ढूंढो उसे, चाहे पूरे खाक छान मारो इस एरिया का, और जितना भी यहाँ का एरिया है ना, हर एक एरिया को, हर घर को छान मारो, समझे तुम। इतना बोल करके वो जो सिगरेट पी रहा होता है उसको फेंक देता है। उसके बाद कहता है टर्टल वेयर आर यू, हाँ तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, यू आर माई वाइफ, आई एम योर हस्बैंड, और वाइफ ओनली फॉर हस्बैंड को बिलोंग करता है और उसके साथ रहता है उसके अच्छे और बुरे में। तो तुम मुझे छोड़ कर के अपने घर भी नहीं गए और तुम कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो। हाँ, तुम्हें ये प्यार, ये ऐसा आराम तुम्हें रास नहीं आ रहा था क्या। अब वो ऐसे ना बोल बोल के दांत पीस रहा होता, पागल गई का। उसके बाद वो कहता है चलो यहाँ से, और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारा किन्हान अपना सर पकड़ के बैठा होता, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी तो वो दूसरी कार से आने वाला था, सर पकड़ के बैठा हुआ था। नीहे जैंग भी उतार दिया गया था, उसे चेकआउट करने को बोला गया था ट्रेसिंग वाले टूल्स को, तो वो दोनों वहाँ पे थे। नीहे जैंग किन्हान को संभालते हुए कहता हान प्लीज़ स्टॉप, ये बच्चों की तरह एक्ट करना बंद करो, तुम्हें पता है ना वो हमारा डेविल किंग है, अगर उसने कहा है तो हमें ढूंढना होगा, वरना वो हम सबकी सामत ला देगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें काम पे लगना होगा, चलो चलते हैं। मैं मार्केट एरिया ढूंढता हूँ और तुम स्लम एरिया में चेकआउट करो। किन्हान को होता है ओके नहीं है, चलो। इतना बोल करके अब वो लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। सभी चीज़ें हो जाने के बाद नीहे जैंग मार्केट एरिया में आता है और वो सभी कॉफ़ी शॉप में जाकर के विंग के बारे में पता करता है। सभी लोग तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक बूढ़ी लेडी थी, वो पहचान जाती है कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे आया था जॉब के लिए, और हमारे यहाँ एम्प्लॉय फुल थे तो हमने उन्हें जॉब पे नहीं रखा है, होंगे कहीं आसपास में ही, वो जॉब ढूंढ रहा था तो पक्का यहीं कहीं होगा वो। नीहे जैंग को एक होप मिल गया था कि चलो वो उसे मिल गया है, ठीक है। फिर वो ढूंढना स्टार्ट करता है धीरे धीरे करके वहाँ पे जितने भी शॉप थे, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ा था नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं था जो उसको ढूंढ नहीं सकता, वो एक स्लम एरिया था और स्लम जैसा मार्केट भी था। तो नीहे जैंग एक एक करके हर शॉप के पास जाकर ढूंढ रहा था और आखिर में वो उसी शॉप पे आता है। वो जैसे ही इन करने वाला होता है, वहाँ उसने देखा कि विंग ना वेटर के ड्रेस में और मॉपिंग कर रहा था। नीहे जैंग कहता ओह तेरी की, ये क्या है भाई, ये मॉपिंग कर रहा है, अगर पता चला इसके डेविल हस्बैंड को कि इसका ये लिटिल टर्टल मॉपिंग कर रहा है, हम सबकी सामत आ जानी है। ओह नो। और वो ऐसा बोल रहा होता है और मेरे को सुजुई ने पूछा था कि दी विंग को टर्टल नाम कैसे पता चला। यार तुम लोग ढक्कन हो क्या, सुनते नहीं हो सही से। जब सुजुई, खासकर तुम, जब विंग को किडनैप करके नीहे जैंग किन्हान लेके आ रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे ना हमारा द डेविल किंग वीस्ट वांग जी इसको छोड़ेगा नहीं, और वो लोग बातें करते रह रहे थे। विंग को बेहोश करके थोड़ी लाया था, उसको तो मुँह हाथ को बांध के लाया था ना, जिस वजह से उसे सब पता था, मतलब कान थोड़ी बंद थे उसके भाई। तो उसने सुना था ना। वो सुनो, गौर से सुनो, अगर मैं हर चीज़ की डिटेलिंग करने लगी ना तो सारे के सारे बोर हो जाओगे। फिर बोलोगे दी दो अब फैन फिक्शन चला रहे हैं, नॉवेल चला रहे हो। फैन फिक्शन ऐसा ही होता है, कुछ तो खुद दिमाग लगा लिया करो भाई। ऐसे लिटिल सुजुए तुम्हारी ये सवाल ना एक दिन क्या ही बोलूँ मैं, पर थैंक यू इतना डिटेल में घुस के सुनने के लिए भाई। मैं भी भूल गई थी ये बताना, पर इतना डिटेलिंग करूँगी तो कैसे काम चलेगा बताओ मुझे। और वैसे भी अभी ये मेरा चौथा रिकॉर्डिंग है, अगर मैं हर चीज़ का डिटेल करने लगी ना तुम लोग क्या करोगे, कुछ तो खुद से करो, खुद से। यहाँ थोड़ा थोड़ा अपना अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे एक दिन में 4 रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी होती है। तो आई होप लिटिल सुजुए तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अब मैं भूल गई कि मैंने कहाँ एंड किया था, अब रहने देते हैं। अब अगली नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम क्या होने वाला है हमारे विंग के साथ में। वो तो मॉपिंग खेल रहा है ना, जब उसके डेविल हस्बैंड को पता चलेगा कि उसका लिटिल हस्बैंड मॉपिंग कर रहा है तो पता नहीं क्या ही होगा हमारे टर्टल का। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कंजूस हो कमेंट करो, कमेंट।